दोस्तों, भारतीय कानून ने एक अपराध के लिए एक महिला को फांसी की सजा सुनाई थी और कहा था कि जब तक इसके प्राण निकल न जाएं, तब तक इसको फांसी के फंदे से उतारा ना जाए। उसके बाद उस महिला ने राष्ट्रपति को अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रपति महोदय जी, मुझे अपने बच्चे की परवरिश करनी है, मैं अपने बच्चे को उसका भविष्य बनाना चाहती हूँ। तभी राष्ट्रपति महोदय उसके अपील को खारिज करते हुए कहते हैं, तुम्हें अपने बच्चे की तो फिक्र है, लेकिन जिसके बच्चों का तुमने कत्ल किया था, तुम्हें उसके बच्चों की फिक्र क्यों नहीं हुई? काश कि तुम्हें उन बच्चों की फिक्र होती तो आज तुम ना तो सलाखों के पीछे होती और ना ही फांसी के फंदे तक तुम्हारी सजा होती। इसीलिए उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा, उसके अपील को खारिज कर दिया गया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपका कलेजा बैठ जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई अपनों का ही इतना बड़ा दुश्मन आखिरकार कैसे हो सकता है। संभवतः ये भारत के इतिहास की पहली ऐसी घटना होती है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है हिसार, और हिसार जिले में एक गांव लगता है प्रभुवाला। दरअसल 23 अगस्त 2001 का ये वाकया है। घर में एक 4 साल का बच्चा है जिसका नाम लोकेश होता है। उस बच्चे को स्कूल जाना था। घर का नौकर जैसे ही दरवाजा खोलकर पहली मंजिल पर पहुंचता है तो जाकर देखता है कि पहली मंजिल के हर एक हिस्से में जगह जगह पर खून पड़ा हुआ था। बस जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जोर से चीख रहा था। घर का वॉचमैन होता है अमर सिंह, उसके पास तक आवाज पहुंच जाती है। अमर सिंह भी दौड़ता हुआ घर के अंदर पहुंच जाता है और वहां आने के बाद देखता है कि 1-2 नहीं 9 लाशें पड़ी हुई थी। 9 लाशें देखने के बाद न केवल वो नौकर बल्कि वॉचमैन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि गजब हो गया भाई, यहाँ तो बहुत बड़ा कांड हो गया। इस तरीके से जब दोनों शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो घटना स्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। सैकड़ों लोग जमा हुए थे, तभी यहाँ पर पुलिस भी आती है और पुलिस आने के बाद सबसे पहले अपनी आंखों से जो देखती है, जो इस बरवाला इलाके के पूर्व विधायक रेलू राम की लाश पड़ी हुई है, उनके बेटे की लाश पड़ी हुई है, उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, इनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है, 2-3 पोती पोते हैं, उनकी भी लाश पड़ी हुई थी, बेटे की बहू की लाश पड़ी हुई थी। पूरा घर खून से लथपथ था। इस नज़ारे को, इस दृश्य को देखने के बाद हर किसी का कलेजा मुंह की ओर आ रहा था। करें तो क्या करें? पुलिस वालों ने एक एक करके जब उठाना शुरू किया, तभी उठाते उठाते पता चलता है कि एक बॉडी में थोड़ा गर्माहट है। उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं तो वो अभी जिंदा है। बस इतना कहना था कि पूरे ज़िले में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि पूर्व विधायक रेलू राम के परिवार से सभी 8 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी जिंदा है। आखिरकार क्या हुआ था? हर कोई बस यही जानना चाहता था कि इस पूर्व विधायक के साथ आखिरकार ऐसा किसने किया और क्यों किया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, मैं थोड़ा सा आपको रेलू राम के बारे में बताना चाहता हूं। दरअसल रेलू राम का जन्म 4 अप्रैल 1952 को हिसार के एक गांव में हुआ था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, ये लड़का पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार तो था नहीं, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम दिया करता था और एक ट्रक पर क्लीनर का काम करता था, कंडक्टरी किया करता था। और उसकी किस्मत का सितारा कुछ ऐसे चल निकला कि उसने दिल्ली में मिट्टी के तेल का बिजनेस शुरू कर दिया। उसका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। उसके बाद उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इतना धन कि उसने अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। अगर उसके घर पर कोई आ गया कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है या मुझे ये परेशानी है या कोई और दिक्कत है, तो उसके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वो झोली भर भर के उनको पैसा दिया करता था। कितनी ही बहन बेटियों की शादी की, कितनी ही उसने अकूत संपत्ति इकट्ठा की। 143 एकड़ ज़मीन उसने खेती के लिए खरीदी थी, तो 25 एकड़ ज़मीन में उसने एक आलीशान घर बनवाया। ऐसा घर की पहली मंजिल ही नहीं, दूसरी मंजिल पर भी कार पहुंच सकती थी। वो अपने बेडरूम तक भी उस कार को लेकर जा सकता था। इतना खूबसूरत घर बनवाया था, महल की तरह बिल्कुल लग रहा था कि लोगों में चर्चा का विषय था। दूर दूर से लोग आया करते थे रेलू राम का घर देखने के लिए।
और जब लोग इतना खुश होते हैं तो खुश होने के बाद ही उनको बरवाला का विधायक चुनने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये हालांकि मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय ही लड़ूंगा। यदि आपको मुझे वोट देना है तो निर्दलीय ही देना पड़ेगा। लोगों के बहुत प्यारे थे, सबकी मदद करते थे, इसीलिए इनको ही विधायक बना दिया। और विधायक बनने के बाद इन्होंने दिल खोलकर लोगों पर खर्च किया। जो विधायक निधि में पैसे आते थे उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने पैसे को खर्च कर देते थे। लेकिन इसी बीच में या तो इनकी गलती थी या फिर इनकी मजबूरी कहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये 2 शादियां करते हैं। एक शादी होती है ओमावती से और दूसरी शादी होती है, उस पत्नी का नाम होता है कृष्णा देवी। ओमावती से एक बेटा होता है जिसका नाम सुनील होता है और दूसरी कृष्णा देवी, उनको 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम सोनिया और पम्मी रखते हैं, जबकि दूसरी बेटी का नाम प्रियंका होता है। परिवार में खुशियां ही खुशियां थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो बड़ी बेटी होती है, यानी कि जिसका नाम सोनिया और पम्मी होता है, वो शुरू से ही बचपन से ही दबंग प्रवृत्ति की थी। उसे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ज़्यादा रुचि रखती थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो बड़ी होकर ताइक्वांडो सीखना चाहेगी और यहीं से उसकी ज़िंदगी एक दूसरी पटरी पर चलने लगती है। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिरकार रेलू राम का परिवार इतना बढ़िया चल रहा था, इनके पास ज़मीन की किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। किसने इनकी हत्या की है और क्यों हत्या की गई है? बस सब के सब लोग परेशान थे। 8 लाशों को उठाकर सीधा मोर्चरी भेजते हैं पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन बेटी सोनिया की भी अभी सांसें चल रही थी, उसको जल्दबाजी में यहाँ से उठाकर सीधा हॉस्टल ले जाते हैं और सभी को इंतजार था कि किसी तरकीब से, किसी तरीके से सोनिया को होश आ जाए। जब उसको होश आ जाता है उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। लगभग 24 घंटे का समय बीत जाता है। हजारों की संख्या में लोग सिर्फ इसी बात को सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, अपने कानों से सुनना चाह रहे थे कि आखिरकार इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है। 24 घंटे के बाद जब सोनिया को होश आता है तो सोनिया से बातचीत की जाती है। सोनिया से पूछा जाता है कि दरअसल उस रात हुआ क्या था। तभी वो बताती है कि रात में बहन का जन्मदिन मनाया जा रहा था और हमने इस बहन को सरप्राइज पार्टी दी थी। 23 अगस्त 2001 को उसका जन्मदिन मनाया था और ये घटना भी 23 अगस्त 2001 की है। असल में उसका जन्मदिन 24 अगस्त को होता था, लेकिन सोनिया के कहने पर एक दिन पहले परिवार के साथ जन्मदिन मनाने की बात तय होती है और एक दिन के बाद फिर 24 तारीख को सर्व समाज के साथ उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। रात में कुछ लोग आते हैं, आने के बाद इस परिवार की हत्या कर देते हैं। इस लड़की पर भी उन्होंने हमला करते हैं और हमला करने के बाद ये लड़की बच जाती है। लेकिन बाकी परिवार के जितने भी लोग थे, जितने भी सदस्य थे, सब के सब मारे जाते हैं। अब ये लड़की कुछ ज़्यादा जवाब दे नहीं पा रही थी। पुलिस के लिए कोई ऐसा सबूत हाथ लग नहीं रहा था जिसके आधार पर कह सके कि किसने हत्या की है और क्यों हत्या की है। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा था। पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, ऐसा कौन व्यक्ति था जो ये नहीं जानना चाहता था कि पूर्व विधायक के परिवार की आखिरकार किसने हत्या की है। पुलिस ने अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू कर दी, चाहे बिजनेस के एंगल से हो, चाहे पड़ोसी के एतबार से हो, चाहे उनके विधायक बनने के सफ़र में किसी से कोई गलती हुई हो, कुछ बात हुई हो। पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही थी। तभी पुलिस के आला अधिकारी रेलू राम के घर जाते हैं और घर जाने के बाद जब देखते हैं कि इतनी आलीशान कोठी है, इतना आलीशान घर बना हुआ है, इतनी सारी ज़मीन, दिल्ली में प्लाट, फरीदाबाद में प्लाट, अलग अलग जगह पर उसकी अकूत संपत्ति थी। आखिरकार कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी और उसी वजह को तलाशने के लिए जब रेलू राम के घर की सघन तलाशी ली जाती है तब पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है। जब उस डायरी को देखा जाता है तो उस डायरी में एक पन्ना था जो कि कुछ मुड़ा हुआ था, जिसकी शक्ल कुछ बिगड़ी हुई थी। पुलिस वाले जब उस डायरी के पन्ने को पलटकर देखते हैं तो उसमें एक ऐसा लेख लिखा हुआ था जिसको देखने के बाद बड़े बड़े ऑफिसर की सांसें अटक जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार यह कितना सच है, कितना झूठ है। वो समझ नहीं पा रहे थे। तुरंत ही इस डायरी को लेकर वो सीधा हॉस्टल पहुंचते हैं और सोनिया से कहते हैं कि बेटा, क्या ये तुम्हारी डायरी है? डायरी को देखकर सोनिया कहती है, जी हाँ सर, ये डायरी मेरी ही है। उसको राइटिंग दिखाई जाती है
कि बेटा क्या ये राइटिंग तुम्हारी है? तो वो कहती है हाँ सर, राइटिंग भी मेरी है। बस पुलिस के लिए समझ लीजिए जैसे कि मंजिल बहुत करीब थी। अब बस पुलिस वाले सोनिया से जानना चाहते थे, सोनिया से कहा कि तुमने अपने परिवार की हत्या क्यों की है? वो लड़की कहती है सर आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी हत्या करने वाले थे, मैं किसी तरीके से बच गई हूँ तो आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? और सोनिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। जब वो जोर जोर से रोने लगती है, परेशान हो रही थी, तो ये बात बाहर तक भी पहुंच जाती है, पब्लिक तक पहुंच जाती है। पब्लिक के लोग पुलिस के प्रति नाराज भी होते हैं, कहते हैं कि एक ही लड़की बची है परिवार की और बाकी सब तो लोग मारे जा चुके हैं, इसे तो कम से कम आप लोग परेशान मत करो। तभी पुलिस वाले उस लेटर को जब सार्वजनिक करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी गूंज उस लड़की के कानों तक भी पहुंच जाती है। दरअसल उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मैं अपने परिवार से बेइंतहा नफरत करती हूँ, मेरा मन करता है कि परिवार के एक एक सदस्य को मार डालो, यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो सचमुच मैं पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। ये वाली बात जब उसमें लिखी हुई थी तो बस पुलिस अगली कड़ी से जोड़ने की कोशिश में थी। पुलिस वहां से सीधा दिल्ली जाती है और दिल्ली में जाने के बाद उस व्यक्ति की तलाश करती है जिस व्यक्ति के लिए ये पत्र लिखा गया था। दरअसल ये पत्र लिखा गया था संजीव कुमार के नाम। संजीव कुमार कोई और नहीं था, जूडो कराटे का खिलाड़ी होता है और उस खिलाड़ी से इस सोनिया की मुलाकात होती है क्योंकि सोनिया भी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रही थी और ट्रेनिंग लेने के दौरान ही संजीव कुमार से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है और सोनिया उसके साथ जिंदगी जीने का फैसला कर लेती है। कहती है जिएंगे साथ में, रहेंगे साथ में, सब कुछ साथ साथ करेंगे। दोनों घर वालों के पास आते हैं और शादी की बात करते हैं तो परिवार के जो लोग होते हैं इस शादी को लेकर खुश नहीं थे, साफ साफ इनकार कर दिया गया कि हम इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और हम इस शादी को किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं दे सकते हैं। लेकिन सोनिया बचपन से ही जिद्दी थी, जिद्दी स्वभाव की थी। उसने कहा कि यदि आप शादी को नहीं हाँ करेंगे तो हम अपनी मर्जी से शादी कर लेंगे। और परिवार ने कहा अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। वो लड़की यहाँ से चली जाती है और संजीव कुमार से जाकर शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो दिल्ली में रहने लगती है। उसके बाद कई काम किए लेकिन जिस काम में भी वो हाथ डालते थे वो काम चलता नहीं था। परेशान हो जाते हैं। पुलिस इससे जब लगातार बात कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, तब वो एक एक चीज़ें ऐसे ही बता रही थी। पुलिस आगे पूछती है कि आगे क्या होता है तो वो बताती है, कहती है कि मैं पापा से आकर कहती हूँ कि पापा मैं अपने पति के साथ कुछ बिजनेस करना चाहती हूँ, आपके पास इतनी अकूत संपत्ति है, कुछ संपत्ति का हिस्सा अगर बेच देंगे तो हमारा भी अपना काम चल जाएगा, हम भी तो आपकी बेटियां हैं, जितनी भी संपत्ति हमारे हिस्से में है आती है, आप मेरे हिस्से की संपत्ति को बेच दीजिए, उसके बाद हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। पिताजी इस बात को लेकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि वाकई उनकी 2 पत्नियों से 3 बच्चे होते हैं, एक पत्नी से 2 बेटियां और एक पत्नी से 1 बेटा होता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि 3 हिस्से होते हैं इस संपत्ति के, इसलिए हम इस संपत्ति का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बेचना है, जैसा भी करना है। बाप तैयार हो जाता है। लेकिन ये बात जब सौतेले भाई सुनील को पता चलती है तो सुनील आग बबूला हो जाता है, गुस्सा जाता है और कहता है कि पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, संपत्ति बेचेंगे? अगर इतनी ही होशियार होती तो इसने हमारा कहना क्यों नहीं माना था, ये हमारा अगर कहना मानती तो हम इसकी बहुत अच्छी शादी करते, अच्छे घर में करते और बहुत सारा धन देते, बहुत सारी चीज़ें देते, इसको दौलत भी देते इसको, लेकिन हम ज़मीन बेचकर इसका कोई कारोबार नहीं कराएंगे। तभी उसने अपने उस प्रेमी को, बाद में उसका पति जो बन गया था, उस पति के लिए उसने ये पत्र लिखा था जो उसकी डायरी के पन्नों में कहीं ना कहीं चिपका रह गया था, जिसको वो डायरी से फाड़कर फेंकना चाह रही थी लेकिन वो उसी डायरी में रह गया था। वहीं से उस केस का खुलासा होता है। आगे ये जो प्लानिंग बताती है उसको सुनने के बाद किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। पुलिस वाकई सुनने के बाद सन्न रह गई थी। दरअसल उसने एक प्लानिंग बनाई। उसने कहा कि अपने परिवार को ख़त्म करना है और ये जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी दौलत है, ये सब हमारे नाम हो जाएगी। इसके लिए उसने सुनील से एक बार झगड़ा भी किया था और सुनील पर इसके पति संजीव कुमार ने अपनी रिवाल्वर भी तान दी थी उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन उस दिन तो विवाद किसी तरीके से टल गया था, लेकिन इस लड़की ने धीरे धीरे करके अपनी परिवार में पैठ जमाना शुरू कर दिया। जहां वो परिवार से बिल्कुल अलग रहती थी, लेकिन अब ये परिवार में बहुत करीब पहुंच जाती है।
तभी इसे याद आता है 24 अगस्त को उसकी बहन का जन्मदिन होता है। अपनी बहन को सरप्राइज़ देना चाहती थी और तभी अपने पापा से बातचीत करती है। पापा से कहती है कि पापा क्यों ना हम छोटी बहन को सरप्राइज़ दें। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, 24 तारीख को तो पूरे सार्वजनिक रूप से हम बर्थडे मनाते ही हैं, तो सरप्राइज़ कब देना चाहती हो? तो कहती है कि क्यों ना हम परिवार के साथ एक दिन पहले ही यानी कि 23 अगस्त को अपने घर पर उसका जन्मदिन मनाएंगे, तो कैसा रहेगा? उसके पापा कहते हैं कि बेटा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये पहले ही पहुंच जाती है और 23 अगस्त को जन्मदिन की सारी तैयारियां होती हैं। वह अपनी बहन को लेने के लिए हॉस्टल जाती है। बहन प्रियंका को हॉस्टल से लेकर सीधा घर आती है और उसे सरप्राइज मिलता है। पूरा घर सजा हुआ था, उसे लग रहा था शायद अगले दिन की तैयारी चल रही है, लेकिन यहाँ पहले ही दिन की तैयारी थी। आज परिवार के साथ जन्मदिन मनाया जाता है, डीजे का इंतज़ाम किया जाता है, बढ़िया बढ़िया खाने का इंतज़ाम किया जाता है और इस लड़की ने अपनी पसंद की खीर बनवाई थी। उसके बाद पूरा परिवार खा रहे थे, पी रहे थे, डांस कर रहे थे, इस तरीके से अपनी मौज मस्ती कर रहे थे। और जब धीरे धीरे करके रात आगे बढ़ती है, यह अपने पति संजीव के साथ उसी डीजे पर लगातार डांस कर रही थी। अब सोने का वक्त हो चला था, तो जिस खीर को उसने अपनी पसंद से बनवाया था, दरअसल उस खीर के अंदर इसने अफीम डलवाई थी। उसकी मात्रा कहीं ज़्यादा थी और जैसे जैसे लोगों ने उस खीर को खाया, खाने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर सबके सब सो गए थे। डीजे भी तेज ही बज रहा था। संजीव कुमार से जाकर कहती है कि जाकर देखते हैं कि कितने लोग सोए हैं और कितने लोग अभी जाग रहे हैं। तभी यहाँ से सोनिया और संजीव दोनों ही कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे के अंदर जाने के बाद एक फैसला लेते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारे पास रिवॉल्वर है जल्दी से निकालो उसको और सबको 8 को ख़त्म कर दो। दरअसल 8 में कौन कौन थे ये मैं आपको बता दूं। पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, उनका बेटा सुनील, उनके बेटे की बहू शकुंतला और बेटी प्रियंका, साथ ही सुनील की बेटी शिवानी जिसकी उम्र 2 साल होती है, बेटा लोकेश जिसकी उम्र 4 साल होती है और 45 दिन की एक और बेटी प्रीति। ये 8 लोग होते हैं और ये अपने अपने कमरों में अपनी अपनी जगह पर जाकर सोए हुए थे। सोनिया अपनी प्रेमी संजीव किसे कहती है तो संजीव कहता है कि रिवॉल्वर में तो कुल 6 ही गोलियां हैं और 8 लोग हैं, यदि एक आध गोली मिस हो गई तो इसमें बच जाएंगे, हम कैसे मारेंगे। तभी कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। घर में एक रॉड पड़ी हुई थी, उस रॉड को लेकर आती है और रॉड लाने के बाद अपने पिताजी के कमरे में जाती है और संजीव से कहती है कि ये लो रॉड और इन्हें मार डालो। संजीव ये बात सुनकर डर जाता है, घबरा जाता है, कहता है कैसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इनको मारो। जब वो लगातार उससे कह रही थी तभी संजीव को एकदम से गुस्सा आता है और उस रॉड से वो अपने ही ससुर रेलूराम को लगातार कई वार करता है और वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। जैसे ही अपने पिताजी की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद देखती है कि पिताजी मर चुके हैं। तभी संजीव से हाथ मिलाती है और कहती है मुबारक हो, पहला कत्ल हो चुका है। बड़े मुस्कुराते हुए जब संजीव को ये बात कहती है, संजीव घबराया हुआ था, परेशान था कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रही है। इसके बाद दूसरे कमरे में जाते हैं। दूसरे कमरे में कृष्णा सोई हुई थी और कृष्णा के साथ भी बिल्कुल ठीक वैसे ही करने की कोशिश कर रहे थे, राट मारने की कोशिश कर रहे थे। पास में ही उसकी पोती शिवानी लेटी हुई थी और वो राट शिवानी को लग जाता है। शिवानी की आंख खुल जाती है क्योंकि उसने खीर उतनी मात्रा में नहीं खाई थी, उसे खीर ज़्यादा पसंद नहीं थी। इससे पहले कि वो तेज़ी से रोती, तभी बहुत तेज़ी के साथ संजीव उसके सर में भी राट मारता है और उसको भी वहीं मार देता है। उसके बाद कृष्णा देवी अपनी सास को मारता है। यहाँ से वो कहते हैं कि कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए सीधा अपने भाई के रूम में जाते हैं, उसके कमरे में जाते हैं। क्योंकि सुनील जो था वो कद काठी में बहुत तगड़ा तंदुरुस्त था, मजबूत था। उन्हें डर लग रहा था कि यदि सुनील जग गया तो शायद हमें छोड़ेगा नहीं किसी भी तरह, इसीलिए उसके हाथ और पैर पूरी तरीके से मजबूती से बांधे जाते हैं। लेकिन अफीम का असर कुछ इस तरीके से था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि उसके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। भैया को मारते हैं, भाभी को मारते हैं और साथ ही भतीजा और भतीजी को मारते हैं। इन्हें मारने के बाद अपनी बहन को भी इसी तरह से मार डालते हैं। सबसे अंत में जिसको मारे थे वो भाभी को मारा था। सबको मारने के बाद लास्ट में जब उसके दिमाग में आता है कि यदि ये बात जब पुलिस को पता चलेगी
इसमें पुलिस जांच पड़ताल करेगी और मुझे बिल्कुल सुरक्षित पाएगी तो बात खुल जाएगी। इसलिए संजीव, तुम्हें एक रॉड मेरे सर में मार देना चाहिए, जिससे मैं भी बेहोश होकर इन लोगों के बीच में पड़ी रहूंगी और पुलिस वालों को कभी नहीं पता चलेगा। तो संजीव घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जोर से रॉड लग जाए, और वही होता है। रॉड सचमुच जोर से लग जाती है, उसको लगती है और वो बेहोश हो जाती है और सीधा वो यहाँ से भाग जाता संजीव। वॉचमैन को इस बात का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि डीजे काफ़ी तेज बज रहा था। और अगले दिन जब घर का नौकर इस बच्चे को, जो 4 साल का बच्चा लोकेश है, उसको स्कूल ले जाने के लिए आया था, तभी पता चलता है कि घर के अंदर 9 लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन 9 नहीं थी, वो 8 लाशें थी, एक जिंदा थी। उसी की प्लानिंग थी। पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की, वाकई कैमरे के सामने उन्होंने अपने जुल्म को कबूल किया। संजीव ने भी अपने जुल्म को कबूल किया। और जब ये बात अखबारों के माध्यम से पता चलता है तो ये पता चलता है कि एक बेटी ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया महज ज़मीन के लिए, अपने पति को कारोबार कराने के लिए पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। और जब ये बात निचली अदालत में पहुंचती है तो निचली अदालत में 31 मई 2004 को दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन कुछ वक्त आगे गुजरता है। 12 अप्रैल 2005 को मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट में इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर देता है। इसके बाद जब लोगों को ये पता चलता है कि, तो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, परेशान थे कि इस महिला को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। दरअसल जब सोनिया इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे तब उसके पास एक 1.5 साल का बेटा भी होता है, और वो 1.5 साल का बेटा उस दिन उसके साथ में नहीं था, वो अपनी दादी के साथ दिल्ली में था। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 अप्रैल 2005 को ये फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन लोगों में गुस्सा आता है, तो फिर 15 फरवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को पलटती है, फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है। जब फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है तब 23 अगस्त 2008 को सुप्रीम कोर्ट में जो दया याचिका डाली गई थी उसको खारिज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इनको फांसी ही दे देनी चाहिए और इसके लिए बाकायदा 26 नवंबर 2007 को तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि इनको फांसी पर लटका दिया जाए। वो तारीख भी आ जाती है, लेकिन फांसी पर इनको लटकाया नहीं जाता है। और इसी बीच में 2007 में ही संजीव अपनी तरफ से राष्ट्रपति को अपील भी करता है, अपील डालता है और अपील भी वो खारिज हो जाती है। और एक वक्त ऐसा भी आता है सन 2013 में प्रणब मुखर्जी, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे सोनिया उर्फ पम्मी ये अपील करती है, कहती है कि साहब, मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैं अपने बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ, इसलिए उसका भविष्य संवारने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जेल से रिहा कर दीजिए। बात जब जेल से रिहा करने की आती है तो प्रणब मुखर्जी इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चे की इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है और तुमने अपने 3 भतीजे को, जिसमें 2 भतीजियाँ होती हैं और एक भतीजा होता है, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लोकेश की उम्र 4 साल की थी महज और शिवानी की उम्र 2 साल की थी, और जो एक 45 दिन की बच्ची होती है, तुम्हें उससे भी खतरा था, इसीलिए तुमने फांसी के फंदे पर ही लटकाया जाना चाहिए। जब यहाँ से कोई राहत नहीं मिलती है तब एक दिन ऐसा भी आता है जिसकी किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी, यानी कि 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जिन मामलों में फांसी दी गई है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है, यदि इनमें देर हो चुकी है तो एक काम करो, उन सबको उम्र कैद में तब्दील कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे दिन तक उनको इंतज़ार किया है। फांसी की सज़ा सुनने के बाद हर दिन मरते रहे तिल, इसलिए उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। ऐसे 15 केसों को चुना गया था। उन 15 केसों में सोनिया और संजीव का केस भी शामिल था, इसलिए इनकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि सोनिया ने अपने आप को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो पकड़ी जाती है, इसलिए वो जो करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई। लेकिन सन 2018 में संजीव पेरोल मांगता है और जून का महीना था, उसे पेरोल मिल जाती है। बजाय वो अपने घर जाने के, वो गायब हो जाता है, छुप जाता है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि फांसी की सज़ा पाया हुआ संजीव आखिरकार गया तो कहाँ गया, कहाँ भाग गया। उसकी तलाश की जाती है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति मेरठ में बाबा बनकर घूम रहा था और एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार करके वापस जेल भेज दिया था। आखिरकार फिर इस केस में एक और मोड़ आता है जब 13 दिसंबर 2025 में लगभग 24 साल बाद
इस पुराने केस में हाई कोर्ट ने संजीव कुमार को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया और कुछ दिनों के बाद सोनिया पुनिया को भी रिहा कर दिया, जिसकी वजह से 24 साल पुराना ये केस फिर से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।